क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय एक्सरसाइज समाकलन है, जो कि आपका गणित में और इसका बहुत सारे उपयोग आपके भौतिकी फिजिक्स में भी होते हैं। समाकलन का प्रत्येक क्वेश्चन एक फार्मूला के द्वारा निर्धारित ही है। केवल आपको बनाते बनाते सारे फॉर्मूले तो याद हो ही जाते हैं, इसे याद करने का तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। और एक एक क्वेश्चन आपको एकदम बाय स्पष्ट तौर पे क्लियर आसान शब्दों में आप समझ जाएंगे और आसान ही आसान लगेंगे। आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, आपको प्रश्न हार्ड नहीं लगेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित फलनों के समाकलन ज्ञात करें। इसका दूसरा नाम हम प्रति अवकलन भी कर सकते हैं और इसको ज्ञात करना है। और कोई क्वेश्चन दे दिया sin 3x का समाकलन निकालना है आपको, तो sin 3x का समाकलन हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक बहुत ही आसान तरीके से और एक बाय मेथड के द्वारा। हमें समाकलन निकालने के लिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए, जब भी आपका हमें sin 3x का निकालना है तो हमारा ये फार्मूला होता है, सूत्र है sin x dx का माइनस cos x प्लस c। लेकिन हमारे पास sin 3x आ गया, अब क्या करें, कैसे निकालें? यहां तो 3x है, यहां तो केवल फार्मूला तो x होता है, तो कुछ नहीं करना है। जो भी रहे, 3x रहे, 4x रहे, 5x रहे, कुछ भी रहे x के जगह पे, आप उसे क्या करें, मान ले कुछ और। जैसे कि माना कि 3x इक्वल टू t मान लो, u मान लो, v मान लो, m मान लो, n मान लो, p मान लो, आपकी जो भी इच्छा करो वो मान लो। उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो। आप चाहो तो लिखो एच डी सी विथ रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिखे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यानी डिफरेंशिएशन, जो कि आसान है, आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं तो और अगली दूसरे क्लास में इसको भी क्लियर और कर दिया जाएगा। जहां भी दिक्कत हो, कहीं कोई आपका डिफरेंशिएशन 3 है, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका बस एक ही अर्थ है, डी बाई डी एक्स, और इधर भी डी बाई डी एक्स। जो इधर है उसको रख दो, जो उधर है उसको रख दो। जो x का गुणांक कोफिशिएंट है वह हो जाता है बाहर, बचा dx बाई डी एक्स, इधर जो है उसे उतार दिया जाएगा। dx बाई डी एक्स, इसका वैल्यू 1, dt बाई डी एक्स, 3 इंटू 1 3, ये डिवाइड में इधर आके हो जाएंगे मल्टीप्लाई, इक्वल टू dt, या dx इक्वल टू क्या निकल गया, dt अपॉन 3, dt बाई 3। हम अब dx का मान निकाल चुके हैं। अब जो मेरा प्रश्न था, हम वहां चले जाएंगे और लिखेंगे अब इंटीग्रेशन का मान sin 3x को मान है t, हम 3x के जगह पे t रख देंगे, और dx का मान हम निकाल चुके हैं dt बाई 3। बाहर आ जाएगा ऊपर से 1 और नीचे से 3, हमारे पास बचा sin t dt। देखा जाए तो मेरा डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर आधारित हो गया। अब जब फार्मूला के आधारित हो गया तो इसका मान तो हम लोग जान ही रहे, माइनस cos x, यहाँ पे t है तो t रखेंगे, जो भी रहे, u है तो u रखेंगे, m है तो m रखेंगे, n है तो n रखेंगे, जो है उसको उतार देना है। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था x के फॉर्म में, वो केवल मान रख देना है c के जगह पे, और यही मेरा आंसर हो गया इसका sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3 माइनस cos 3x बाई 3 प्लस c, और यही मेरा आंसर हो गया। जबकि सेकेंड मेथड कहता है, एक नियम है, शॉर्टकट मेथड है, हम आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। sin 3x dx है, हम एकदम ही आसान से बनाएंगे। साइन का क्या होता है, cos माइनस cos माइनस cos, x है यहाँ 3x है 3 लिखेंगे, और जो भी x का गुणांक हो, चाहे उसके जगह पे जो भी हो, x का जो भी गुणांक हो उससे डिवाइड कर दें इंटीग्रेशन में, प्लस c कर दें, और आंसर हो गया हमारा। बहुत ही आसान है।
ये बाय मेथड के द्वारा इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन हम जब और इससे आगे चले जाते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, हम इतना नहीं भी निकालते हैं सबको, तो हम इतना डायरेक्ट उसके जगह पे लिख सकते हैं। करेंगे क्या, साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स की जगह पे 3x, और जो एक्स का गुणा उसको रख दिए, और ये मेरा मान निकल गया और मेरा आंसर मिल गया। तो हमको लगता है कि जो साइन 3x का प्रति अवकलज हो, समाकलन निकालना हो, या आपका एंटी डेरिवेटिव हो, या उसको इंटीग्रेशन का है, तो हम आसान तरीके से निकालते हैं। जो भी x यहाँ पे है उसे हम t मान लें, u मान लें, m मान लें, n मान लें, उसका अवकलज कर दें dc विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका सीधा ही है dy dx। आपके लेफ्ट साइड में बाएं पक्ष में जो भी वैल्यू है उसको रख दें, दाएं पक्ष में जो भी वैल्यू है उसको रखते हैं। हमारा इधर था 3x, हमने 3x रखा, इधर था t रखा। x का जो गुणांक था उसको बाहर कर दिए, आउट कर दिए, हमारे पास बचा dx/dx और इधर बचा dt/dx। 3 और dx/dx का मान 1 हो गया। आप जानते हैं 2/2 1 होता, तो ये 1 हो गया, और ये dt/dx आपका रख दिए। dx डिवाइड में है, भाग में है, तो आपका दूसरे साइड आएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 3 गुना में है, उधर भेज दिए तो हमारा आपका भाग में हो गया। हमारा dx का अकेला मान dt/3 आ गया। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था जिसका इंटीग्रेशन निकालना था, जिसका समाकलन निकालना था, उसमें जाके हम आपका t का मान रख दिए, x का मान जो भी था dx और t का मान रख दिए। साइन रखा, 3x का मान t था, t रख दिया, और dx का मान dt/3। हम ऊपर से 1 कॉमन बाहर कर दिए और नीचे से 3 बचा साइन टी dt, जो फार्मूला के आधारित माइनस कॉस एक्स होता है। हमने यहाँ माइनस कॉस टी है तो टी रख दिए, यू है तो यू रख दिए, जो है उसको रख दिए। हमारा फाइनली मान आ गया माइनस कॉस t/3, और टी का मान जो हम पहले मान चुके थे उसको केवल पुट कर दिए, रख दिए वहां पे, और जो है उसी को वही आंसर। हमने दूसरा मेथड बताया कि ठीक साइन 3x dx है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और जो x का गुणांक रहे उससे डिवाइड कर दे, आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये आपका एक आसान हो गया, एक ही लाइन में आंसर आपके पास, जो कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए क्लास 12 में, फाइनली एग्जाम में, तो इतना बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल जाओ, साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस लिखो, जो एक्स का गुणा है उससे भागा दो और आंसर हो गया आपके पास। तो ये आसान से आसान क्वेश्चन आपको टूटा हुआ एकदम खंडित, कहीं कुछ कैलकुलेशन में आपको परेशानी नहीं होगी, कोई हिचक ही नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैथ है, मेहनत तो करना ही होगा। अब मेहनत क्या करना है, केवल एक्सपीरियंस लेना है। एक ही क्वेश्चन को बार बार आप जब कोई भी पर्सन को आप रोज डेली देखोगे ना, तो उसे कभी भुला नहीं सकते। केवल इसको एक बार देख लो और आपका आसान हो जाएगा। तो केवल आपको ध्यान देना है, केवल और कुछ नहीं करना है, केवल एक बार इसको खाली रिलाइज करना है, देखते रहना है, आपका ये टोटल मैथ क्लियर हो जाएगा। मान लो इसी प्रकार से आपके पास दे दिया दूसरा क्वेश्चन, cos 3x का इंटीग्रेशन निकालो, तो ये तो आसान हो गया। cos 3x का इंटीग्रेशन निकालो, और cos x का dx का होता है आपका फॉर्मूला sin x प्लस c, तो cos 3x है। सेकेंड मेथड आप आसान जानते हैं, cos का होता है sin, और 3x है, 3x और 3 से डिवाइड कर दो प्लस c, आंसर हो गया मेरे पास। कहीं कोई हिचक ही नहीं है, आसान है। तो आपका cos है, cos का होता है sin रखा, 3x है, 3 दिया, डिवाइड किया, 3 प्लस c, आंसर फाइनली आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से है, ये आपका मान लो क्वेश्चन आ गया e पर पावर 2x है, e पर पावर 3x है, e पर पावर 5x है, कुछ भी है, तो इंटीग्रेशन e पर पावर x का होता है, केवल e पर पावर x। इसका डिफरेंशिएशन भी होता है वही, और इंटीग्रेशन भी होता है यही। मान लो इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का बोला जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, अवकलज होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलज होता है साइन एक्स, और e पर पावर x का अवकलज होता है e पर पावर x, और इंटीग्रेशन यानी समाकलन भी होता है e पर पावर x। तो यहां e पर पावर 2x है, बस जो रूल हम पहले बताए वही रूल है, कहीं कोई चेंज नहीं है। e पर पावर 2x, e पर पावर 2x, जो x का गुणांक है उससे डिवाइड करो, प्लस c करो, आंसर हो गया। कहीं कुछ नहीं चके। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, मान लो कि 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, ax प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब सर अब इसको कैसे बनाएंगे, तो होल स्क्वायर वाला आ गया। अब क्या करें, तो बाबू बेसिकली फॉर्मूला है, क्या है, तो
इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन डी एक्स रहे तो एक्स पर पावर एन डी एक्स जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो और वही चीज से डिवाइड कर दो। जबकि डिफरेंशिएशन डी एक्स पर पावर एन रहे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन तो जो है उसको आगे लिखो और उसी पर पावर एक घटा दो। तो अब आपके पास क्या रहा है कि इसका इंटीग्रेशन पावर वाला कैसे निकालेंगे सर? अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना 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 ना, उतना जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम ही आसान तरीके से आप बना दें। आप इसको पूरा समझ लें, एक्स है मेरे पास, आप पहला मेथड बना दें, माना कि एक्स प्लस बी इक्वल टू टी और उसके बाद सॉल्व करें, या आप आसान शब्दों में इसको क्या करें, जो भी है उसको पूरा लिखें, पावर में दो एक बढ़ा दें, पावर में फिर नीचे जो ऊपर पावर है वही नीचे लिखें, और उसके बाद आप केवल एक चीज तो जरूर ध्यान देंगे, ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्स का जो भी गुणांक हो उससे डिवाइड कर दें। क्या है एक्स का गुणांक? क्या है? ए है मेरे पास, ये हम लोग सब देख रहे हैं। एक्स का गुणांक ए है, उससे डिवाइड कर दिए। अब प्लस सी है, प्लस सी दे दिए। अब जो भी आया वो मेरा आंसर हो गया, ए एक्स प्लस बी इस पर पावर 3 और 2 1 3, और सीधा करके थोड़ा सीधा सोझा लिखे हम तो अच्छा लगेगा देखने में, और थोड़ा इधर उधर लिखे आंसर तो सही रहेगा लेकिन देखने में थोड़ा हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा ये कैसे लिखा गया। इसलिए मेरे पास कुछ नहीं, बस इसका ये आपका है फॉर्मूला एक्स पर पावर एन डी एक्स का। क्या है फॉर्मूला भाई? तो एक्स पर पावर एन उसमें एक जोड़ दो और जो पावर वो जोड़ के है वही नीचे डिवाइड करो और प्लस सी। हमने उसी पर किया कि इसको समझ लिया, एक्स इस पर पावर 2 है उसमें एक जोड़ दिया, वही चीज को फिर नीचे, और जो भी एक्स का गुणांक हो ये तो ध्यान रखना है उससे डिवाइड कर दिए और प्लस सी कर दिए, वही फाइनली आंसर हो गया। कहीं कुछ नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन आवे आपको केवल 4 ऑप्शन में चुनना हो, आसान से चुनना है, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका हर प्रकार का क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन आया ये भी सॉल्व किया, एक्सपोनेंशियल चरघातांकी क्वेश्चन आया, प्रश्न आया वो भी आसान से निकल गया, बीजगणितीय क्वेश्चन आया वो भी आसान से मेरा निकल गया। सपोज चलो इसी प्रकार का हमारे पास त्रिकोणमिति और त्रिकोणमितीय क्वेश्चन और चरघातांकी दोनों आ जाएंगे। मान लो क्वेश्चन ये है आपके पास, ये आ गया sin 2x और मान लो कि क्वेश्चन दे दिया और 4e पर पावर 3 सर, वो तो आसान से निकल गए, का वो पद बुला रहे, ये वाला कैसे निकल गए, ये कैसे निकलते हो? अब क्या करें? तो बाबू 2 नहीं 20 रहे, 10 रहे, 50 रहे, कुछ रहे, आप सीधे इसको बंटवारा कर दो, अलग कर दो, आसान हो जाएगा आपके पास। बंटवारा क्या करो, ये इंटीग्रेशन कहेगा साइन हमरो पास आवे हैं और डीएक्स कहेगा तुम भी मेरे पास आ जाओ, ये कहेगा अरे भैया उसके पास गया तो मेरे पास भी आओ, ये आप उसी के पास मत रहो, तो इंटीग्रेशन कहेगा चलो भैया हम दोनों के पास हैं, हम किसी को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो डीएक्स कहेगा हम भी आ जाते हैं, हम भी किसी को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो दोनों अलग हो गया, आसान हुआ थोड़ा। अब क्या करेंगे, इसका तो हम जान रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन आ गया और इसमें अब आगे 4, तो हमने बोला जो भी गुणांक रहे वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास sin 2x है, इसको उतार देते हैं एक लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें 4 गुणांक है, 4 बाहर और जो है सो उसको लिख दिए। अब तो आसान हो गया, आसान ये हो गया बाबू, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x है तो 2x, एक्स का जो गुणांक उससे भागा, -4 ई का तो वही होता है फॉर्मूला, तो ई पर पावर 3x और जो एक्स का गुणांक उससे भागा और प्लस सी, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, कहीं कोई हार्ड है ही नहीं। हमने क्या किया, तो सबसे पहले एक ब्रैकेट में थे, हमने उसको अलग कर दिया, खंडित कर दिया, पार्ट बाय पार्ट सबको तोड़ दिया, इंटीग्रेशन sin 2x dx, इंटीग्रेशन 4e पर पावर 3x dx। अब हमने क्या किया, तो हमने देखा कि सेकेंड पद में 4 गुणांक है, तो 4 गुणांक है तो उसको हमने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से। अब सब फॉर्मूला पर आधारित हो गए, क्या हो गए, तो साइन का हम लोग जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस 2x और जो एक्स का गुणांक हो उससे डिवाइड कर दिए, ई पर पावर 3x जो एक्स का गुणांक हो उससे डिवाइड कर दिए और प्लस सी, और ये मेरा आंसर हो गया। बस इससे ज्यादा कुछ आपको परेशान होने की इसमें जरूरत ही नहीं है, और एक एक क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का उदाहरण हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपको स्पष्ट क्लियर कर देंगे, एक भी क्वेश्चन बचने नहीं देंगे, जो भी इसे रिवाइज करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी समझने में, एक एक पार्ट वाइज क्लियर हो जाएगा।
मान लो कि ये क्वेश्चन तो है सर एग्जाम तो एक्स 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 था तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिना एक्स वाला आ जाए तो हम क्या करेंगे सर? कहीं कांस्टेंट टर्म रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे बाबू, मान लो कि क्वेश्चन दे दिया क्या, तो 4e⁻³ + 1 और dx। अब क्या करेंगे? तो हम तो जान रहे हैं ये दो पद है, दोनों को अलग कर दो भाई, इसमें कोई संशय है ही नहीं, अलग कर दिया। उसके बाद क्या, 1 है तो 1 लिख दिया। बाबू केवल कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कहे तो x होता है, जबकि डिफरेंशिएशन कहे कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, अचर पद का मतलब होता है इसका 0 होता है, जबकि इसका x + c होता है। अब अचर पद क्या है? तो और चर, और माने नहीं, चर माने बदलना, जिसके स्थान पर हम दूसरा मान नहीं बदल सकते हो, परिवर्तन नहीं कर सकते हो, उसके स्थान पर कुछ नहीं रख सकते हो, उसी को कहते हैं अचर पद, जिसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अवकलन 0 होता है, जबकि इंटीग्रेशन x + c होता है। तो अब आ जाइए, दोनों बंटवारा कर दिया हमने। अब बंटवारा कर दिया तो देखिए इसमें गुणांक है तो गुणांक बाहर, बचा क्या, e⁻³ dx, अब प्लस आपका अचर पद 1 × dx तो dx हो जाए। अब इसका तो आसान फॉर्मूला हम तो जान रहे हैं क्या, e⁻³ है तो e⁻³ होगा, x का जो गुणांक है उसे डिवाइड कर देंगे, और dx का केवल क्या होता है, x और प्लस c तो आपको 2 3 4 5 जो भी है एक ही पड़ेगा, ज्यादा देने की आवश्यकता है ही नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं, केवल ये मान को शुद्ध कर देता है, प्योर कर देता है। अब यहां पे ये तो क्वेश्चन आसान से बन गया, लेकिन कहेगा नहीं अब दे दे आपको और दूसरे पैटर्न से घुमा के क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन क्या कर दे कि भाई अब तो ये तो आसान से बन गया सर, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम कैसे बनाए? अब अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे अब हम क्या करें? इसमें तो मल्टीप्लाई है, कुछ ना, इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, बाहर रहे उसको अंदर करके सबको गुना कर दो, पहले एक बना दो अब फिर बंटवारा कर दो। अब एक क्या बनाए, तो x² को अंदर भेज दो, तो जा भैया पहले मिल के आओ हमसे, तब हम बात करेंगे। x² गुना 1 x², अंदर गया x² इसके साथ भी गुना हुआ और 1/x² dx, चला गया, कहा कि जा भाई जब भगाइए रहे अंदर तो हम चल जाते हैं, जब गया तो राम नाम तो सत्य हो गया, ये बच क्या गया हमारे पास, x² - 1 × dx। फिर रूल तो वही है कि भाई जब यहां आया तो इसको बंटवारा करो, नहीं रहेगा, एक साथ रहना उचित नहीं है इसके लिए, बस सीधे। अब तो मेरे पास फॉर्मूला है x⁻n का, और ये तो अचर पद है। अब x⁻n है तो हम क्या जानते हैं, n + 1, नीचे भी n + 1 और अचर पद का x, और फिर अंत में तो c है ही हमारे पास। अब क्या हो गया इसका आंसर, x⁻³ और नीचे 3 - x + c, और यही फाइनली मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी रूप में रहे टूट टूट के खंडित हो जाएगा, समाकलन का रहे, किसी भी विभाग में, वेक्टर का रहे, अवकल समीकरण का हो, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, एक एक चीज आपको समझ में आएंगे। बीजगणितीय क्वेश्चन डाला जाए या आपको लॉगरिथमिक का डाला जाए, लघुगणकीय हो या चरघातांकीय हो या त्रिकोणमितीय हो या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय हो, तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको आसान हो जाएंगे, और हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं भी आपको समझने में दिक्कत होगी। एक एक चीज आपके पास तो एकदम साफ है। अगर मान लो कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगला दे दिया जाए दूसरे तरह का कि सर द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, क्या है, तो ax² + bx + c, तो बताइए इसका क्या होगा सर? कुछ नहीं, सीधे अलग कर देंगे, अलग अलग कर दिए बंटवारा कर देंगे, क्या ax² + bx + c है तो ax² dx, bx dx, c dx। क्या करेंगे, एक गुणांक है x² का बाहर x² dx, b गुणांक है x का तो आपका बचा x dx, और c बाहर तो केवल dx। अब क्या हो गया, x⁻n वाला फॉर्मूला लग गया भाई। कैसे लगा, तो इस पर तो 2 है तो आसान समझ में आ रहा है, इसमें नहीं कुछ रहता तो क्या रहता, 1 है, हमारे पास तो 1 अवेलेबल है।
अब क्या होगा, ये तो ये रहेगा, इसको कुछ तो करना ही नहीं, छूना ही नहीं है। अब x पर पावर 2 है तो n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस b है, x पर पावर 1 है, n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस c है और इसका मान x, और एक बड़ा सी दे दो ताकि समझ में लगे इसी क्वेश्चन का, और वो सी हमारा कांस्टेंट है। अब क्या हो गया, फाइनल हो गया, अब कहीं कुछ करना नहीं है। x पर पावर 3/3, bx पर पावर 2/2, cx पर पावर आपका x ही है, पावर 1 है, और ये c कांस्टेंट हो गया, और इस प्रकार से द्विघात समीकरण है, इसका इंटीग्रेशन निकल गया। तो ऐसा कोई भी हो क्वेश्चन, किसी प्रकार का हो, इनवर्स का हो या लॉग का हो, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ये कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि अब क्वेश्चन कर दिया कि सर तो है, अब रूट वाला क्वेश्चन आएगा, अब क्या करेंगे सर, मान लो क्वेश्चन दे दिया क्या, तो इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। कैसे निकालें सर, अब रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर है। अब क्या करें सर, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा लग गया। अब रूट वाला कैसे हटाते हैं, रूट को कैसे चेंज करें, आसान है बाबू, आप बीजगणित में पढ़े हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो मिल रहा है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ही आधारित हो रहा है। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास टूटना शुरू हो जाएगा, रूट हटना शुरू कर देगा। हम करेंगे क्या, तो आप सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, टूट गया बाबू। अब है क्या कि हम इसको फार्मूला पर तोड़े हैं तो इसको थोड़ा ब्रैकेट में सेपरेट कर देते हैं, और dx, अब dx जब कर दिए, अब होल स्क्वायर कर दिए, तो हम इसको अलग अलग करना शुरू करेंगे। क्या अलग अलग करना शुरू करेंगे, तो उसके पावर पे हम इसको तोड़ देंगे, अलग क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास x, रूट एक्स का होल स्क्वायर तो केवल x होगा, क्योंकि रूट पर स्क्वायर तो रूट हट जाता है। क्यों हटता है, तो रूट का मतलब है पावर 1/2, और इस पर भी पावर 2, तो 2 कट न जाएगा जी, तो खत्म हो गया। अब है हमारे पास रूट एक्स गुना में भागा में, तो ये भी कट गया, बचा क्या, x माइनस 2 और प्लस 1/x और dx। अब तो फिर आपके पास आ गया, अलग अलग कर देंगे, खंडित, क्या बंटवारा करेंगे, x dx इंटीग्रेशन 2dx इंटीग्रेशन 1/x dx। अब एक चीज जान लो बाबू, डिफरेंशिएशन log x का होता है 1/x, तो इंटीग्रेशन 1/x का होता है log mod x, अब प्लस c। तो आपके पास अब सब फार्मूला आ गया, क्या, तो ये तो काम कर गया इस फार्मूला पे, और ये काम कर गया x पर पावर n वाला फार्मूला जो पीछे अभी तो बताया। अब यहाँ पे क्या करो, तो वो ये कांस्टेंट है, हम इसको भी पहले बाहर कर ही देते, जाओ भैया तुम भी बाहर हो जाओ, तब हम जो फार्मूला लगाना वो लगाएंगे। अब बच्चा केवल फार्मूला लगाना, इसका तो बाबू n प्लस 1, n प्लस 1, इसका तो केवल x होगा, और इसका तो आप देख रहे हो क्या है, log mod x और प्लस c, यही तो हो गया फाइनल आंसर बाबू, x²/2 माइनस 2x और प्लस log mod x प्लस c, और आंसर हो गया हमारे पास। तो इस प्रकार का किसी भी रूप में क्वेश्चन रहे, कैसा भी क्वेश्चन रहे, और जितना क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो इसी सब से क्वेश्चन आएगा, कहीं कोई तो इसमें तो रहा है नहीं। और आप इस सब क्वेश्चन इतना, आप एक चीज जान लो, क्वेश्चन को पढ़ो और याद कर लो, मैथ याद नहीं होगा, मैथ आपके कमांड में नहीं रहेगा। क्वेश्चन को जानो, कहता क्या है, करना क्या है, चलना कैसे है, इसको लाना क्या है, आप आंसर मिले आंसर ना मिले उस पर नो डिपेंड, कहता क्या है, फॉर्मेट करना क्या है, आंसर अपने आप आएंगे। आंसर पे डिपेंड करके क्वेश्चन बनाना वाजिब नहीं होती, क्वेश्चन बनाओ आंसर अपने आप आएगा। तो डिपेंड करो आप क्वेश्चन बनाने के तरीके पे निर्भर करो, लगता क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किस तरह से लगेगा, आप डिपेंड आंसर देख लेंगे तब देखेंगे वो कैसे बनेगा। वैसे में क्या होते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी आप घुसा देते हैं, जो क्वेश्चन कहता है, जो प्रॉपर्टी कहता है, जो गुणधर्म कहता है, जो गुण कहता है, आप उसको लागू करें, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, कहीं कोई सस्पिशन नहीं है। तो ये कुछ समाकलन का क्वेश्चन आपके पास था। इसी प्रकार हम आपको नेक्स्ट और बहुत सारे अच्छे अच्छे अनेकों प्रकार के क्वेश्चन समाकलन का
समझाए। 12वीं क्लास का जितने भी समाकलन क्वेश्चन है सब हम आपको बता दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। और आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं